नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका। आज हम लोग पीआईबी न्यूज़ कवर करने वाले हैं 10 अक्टूबर तक का। तो जो आरबीआई ग्रेड बी के लिए रेलेवेंट है, उतना ही हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो ये हमारा पीआईबी का लास्ट सेशन होने वाला है, आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 1 से पहले, ठीक है? इसमें हम लोग का 10 न्यूज़ है करीब-करीब। दसों न्यूज़ को हम लोग वैसे ही समझेंगे जैसे हम लोग समझते हैं। नोट्स के माध्यम से चीज़ों को समझेंगे, याद कर लेंगे और एक बार पीडीएफ को रीड कर लेंगे। मेरा तबीयत अभी थोड़ा-सा डाउन है, तो आप इतना इंश्योर करना कहीं मौसम बदल रहा है, अपना तबीयत नहीं बिगड़ने देना, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में आपका दिमाग का 100% पोटेंशियल का ज़रूरत है, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान देना। चलो हम लोग करते हैं, आराम से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है? पहला न्यूज़ को देखते हैं। पहला न्यूज़ में क्या कहता है? देखो, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक फ्रॉम इंडिया, इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक और यूके का वेलकम ट्रस्ट, इन लोग दोनों ने मिल करके एक प्रोग्राम 2008 में लॉन्च किया था। प्रोग्राम का नाम था बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम, ठीक है? मतलब बायोमेडिकल के लिए रिसर्च करो और इस पे करियर बना लो। बायोमेडिकल का मतलब होता है ह्यूमन हेल्थ पे आप रिसर्च कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कैंसर के लिए वैक्सीन पर रिसर्च कर रहे हो, ठीक है? या फिर टीबी एक बीमारी है ना, ट्यूबरकुलोसिस, उसके लिए आप काम कर रहे हो। या फिर रेबीज रेबीज किसी को हो गया तो उसके लिए आप रिसर्च कर रहे हो कि ऐसा मेडिसिन खोज रहे हो कि ऐसा मेडिसिन निकल जाए तो रेबीज खत्म हो जाए। ऐसे आप काम कर रहे हो, ऐसे सोच रहे हो आप। तो उस केस में क्या होगा कि आप बायोमेडिकल रिसर्च कर रहे हो। तो हम लोग बायोमेडिकल रिसर्च पे करियर बनाने के लिए बोल रहे हैं। किनको बोल रहे हैं? जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं स्टार्टअप्स वगैरह, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, उनको बोल रहे हैं। पीएचडी स्टूडेंट्स, उनको बोल रहे हैं, ठीक है? तो यही हम लोग इसके लिए प्रोग्राम लेकर के आए हैं। कौन लेकर के आया है? इंडिया की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक और यूके का वेलकम ट्रस्ट, इन लोग दोनों ने मिलकर के ये लाया है। 2008 में लॉन्च हुआ था। तो अभी क्यों पढ़ रहे हैं भाई? अभी इसका फेज 3 चालू हुआ है। यानी फेज 2 हुआ था 2018-19 में और फेज 3 चालू हुआ 2025-26 में। अब फेज 3 में हम लोग का 3 कंपोनेंट है। तीनों कंपोनेंट में एक-एक करके सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला है अर्ली करियर एंड इंटरमीडिएट रिसर्च फेलोशिप। जो भी बच्चे हैं जिनको आगे में मन है कि वो आगे जाकर के रिसर्च करेंगे, ठीक है? तो उन लोगों को हम लोग फेलोशिप देंगे, उन लोग को हम लोग मेंटरशिप वगैरह प्रोवाइड करेंगे ताकि वो लोग आगे जाकर के रिसर्च पे काम कर सके, ठीक है? दूसरा, कोलैबोरेटिव ग्रांट्स प्रोग्राम। अगर मान लो हाँ, कोई ऐसा स्टार्टअप है जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है? तो 2-3 इंस्टीट्यूट मिल करके उस स्टार्टअप को ग्रांट देगा, ठीक है? तीसरा है रिसर्च मैनेजमेंट प्रोग्राम। जो भी रिसर्च हो रहा है उसको मैनेज करने के लिए हम लोग प्रोग्राम चलाएंगे। तो 3 कंपोनेंट में हम लोग का फेज 3 चालू होने वाला है। किस चीज का फेज 3? बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम, ठीक है? चलो रीडिंग कर लेते हैं और क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है? बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कंटिन्यूएशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम का फेज 3, ठीक है? इसमें हम लोग करते क्या है? टॉप टियर साइंटिफिक टैलेंट को हम लोग नर्चर करते हैं, ठीक है? ताकि कटिंग एज मेडिकल रिसर्च हो सके और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च हो सके फॉर ट्रांसलेशनल इनोवेशन, ठीक है? मान लो कि कोई इंजीनियर है, ठीक है? तो एक इंजीनियर है और एक एआई वाला बच्चा है, ठीक है? और एक है मेडिकल स्टूडेंट। तो ये लोग तीनों मिल करके एक ऐसा डिवाइस बना सकता है जो कि मान लो कि एआई की मदद से ही ये पता कर ले कि आपको बुखार हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। सोचो, तो यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को प्रमोट करने के लिए भी ये स्कीम आया है। ये स्कीम बड़ा तगड़ा है, ठीक है? इसको लॉन्च किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक इन पार्टनरशिप विद वेलकम ट्रस्ट यूके इन 2008 में। अभी फेज 2 इंप्लीमेंट हो गया है 2018-19 के अंदर। अभी फेज 3 स्टार्ट होने वाला है ना? तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ फेज 3 अभी स्टार्ट होने वाला है। ड्यूरेशन क्या रखा गया है? 2025-26 से लेकर के 2030-31 तक, ठीक है? इसके बाद टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है? 1500 करोड़ रुपया। ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक है, ये 1000 करोड़ देगा और वेलकम ट्रस्ट देगा 500 करोड़। तो यहाँ पर आप एक और चीज ऐड कर लो, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के पास लिख लो 1000 करोड़, ठीक है? छोटा सा लिख दो 1000 करोड़ और इसको लिख दो कितना लिखा है? 500 करोड़। तो दोनों मिलाकर 1500 करोड़ हो गया। चल, इसके बाद जो फेज 3 चालू होने वाला है, इसके अंदर क्या क्या प्रोग्राम्स है? तो 3 प्रोग्राम है। पहला अर्ली करियर एंड इंटरमीडिएट रिसर्च फेलोशिप इन बेसिक, क्लिनिकल एंड पब्लिक हेल्थ, ठीक है? तो ये पहला वाला प्रोग्राम था, पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट क्या है? कोलैबोरेटिव ग्रांट प्रोग्राम, ठीक है? और तीसरा है रिसर्च मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है? समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। देखो,
कहानी सुनो, सारा कहानी जो है ना मैं नोट्स के अंदर लिख देता हूँ, ठीक है। देखो, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस है। ये क्या हुआ? पल्सेस का लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हम ही लोग हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हम ही लोग हैं, फिर भी बोल रहे हैं मिशन फॉर आत्मनिर्भरता। ये क्या बात हो गई? देखो, पल्सेस जो होता है, तूर दाल, उड़द दाल, सबसे ज्यादा बनाते हम ही लोग हैं। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर जो है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया ही है, और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। लेकिन फिर भी हम लोग को इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। बताओ, बाहर से भी मंगाना पड़ रहा है, खुद भी बना रहे हैं, बाहर से भी मंगा रहे हैं, लेकिन फिर भी पल्सेस का डिमांड कम नहीं है, डिमांड ज़्यादा ही है। हम लोग अभी भी 30 से 40 टन पर ईयर मंगाते हैं। 30 से 40 टन हम लोग को पर ईयर मंगाना पड़ता है। क्यों? ऐसा क्यों है? लो क्वालिटी सीड्स, हम लोग जो सीड्स इस्तेमाल करते हैं ना, वो कम क्वालिटी का सीड्स होता है। जैसे कि मान लो कि हम एक सीड्स लगाए हैं, और कायदे से यहाँ पर ना 10 गो भी और उगना चाहिए, 10 पेड़ उगना चाहिए। अभी क्या होता है, सिर्फ 2 ही पेड़ उगता है। तो हम लोग का एरिया तो कवर हो गया सब जगह, लेकिन उगा नहीं पा रहे हैं हम लोग। देखो, इतना बड़ा एरिया में 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 तो प्लांट बना। और अगर हम लोग ऐसा अगर सीड्स ले आते जो हाई यील्डिंग होता, तो हम लोग एक ही सीड्स लगाते और 1 2 3 4 5 6 हो जाता। ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो कि ये घने बाल वाला आदमी है और ये गंजा आदमी है। गंजा आदमी है तो ट्राया यूज करे। ट्राया का तो गजब अभी मार्केटिंग चल रहा है। तो ये आप समझ पाए। तो हम लोग को घनत्व चाहिए, हम लोग को वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम कब आता है? जब सीड्स में पावर, जब सीड में पावर होगा तब वो बहुत सारा पेड़ उगा सकेगा। तो पेड़ उगा सकेगा या पौधा उगा सकेगा, तो पल्सेस भी होगा हम लोग का। तो अभी हम लोग के पास जो है ना, सीड्स का कमी है। सीड्स हम लोग का हाई क्वालिटी नहीं है, और उसमें लेस यील्ड होता है। इस वजह से जगह तो छेक लेते हैं हम लोग, लेकिन उतना उत्पादन नहीं कर पाते, उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हम लोग मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग करेंगे क्या? बताओ, क्या करेंगे? सबसे पहले बोलेंगे कि देखो, जो सीड का क्वालिटी हम लोग का बड़ा प्रॉब्लम है, तो सीड का क्वालिटी को ठीक कर दो। सीड की क्वालिटी ठीक कर देंगे, कैसे करेंगे? रिसर्च करके। सीड की क्वालिटी वो ठीक हो गया, तो एरिया बढ़ाओ, एरिया को एक्सपेंड करो जहां पर हम लोग उगा रहे हैं। तो अगर एरिया को भी एक्सपेंड कर दिए, सीड की क्वालिटी को भी बढ़ा दिए, तो हम लोग और ज्यादा पल्सेस उगा सकेंगे, और हम लोग पूरे तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ये जो 30-40 लाख टन हम लोग को इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, भैंस क्या, किसको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो स्कीम लेकर के आया है, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, ये 6 सालों के लिए है, 2025-26 से लेकर के 2030-31 तक। इसमें आउटले रखा गया है 11,440 करोड़ रुपए। इसमें फोकस हम लोग किए हुए हैं रिसर्च पे। एक बार रिसर्च करके वो सीड बनाओ, सीड जब बन गया उसको डिसमिनेट करो, पूरे इंडिया के अंदर फैलाओ, एरिया एक्सपेंड करो, जिस एरिया में हम लोग उगा रहे हैं उस एरिया को एक्सपेंड करो, और प्राइस स्टेबिलिटी रखो, मतलब जो सीड है उसका दाम कम रखना। ये कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलो। तो अब इस मिशन के अंदर हम लोग क्या क्या करेंगे, देखो यहाँ पे। प्रीमियम क्वालिटी सीड्स, पहले तो सीड्स को अच्छे से बनाओ। सीड्स अच्छे से बनेगा नहीं बनेगा, इसको चेक करने के लिए, इसको प्लानिंग करने के लिए हम लोग एक 5 ईयर रोलिंग प्लान बना रहे हैं। ठीक है। दूसरा, ब्रीडर सीड्स प्रोडक्शन सुपरवाइज होगा बाय आईसीएआर। ये ब्रीडर सीड्स क्या होता है? देखो, ब्रीडर सीड्स का मतलब होता है जिसको हम रिसर्च करके बनाए हैं। तो रिसर्च करके ना हम लोग एक ओरिजिनल सीड बनाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रीडर सीड। इसके बाद फिर इसका बहुत सा कॉपी होता है। ठीक है। फिर कॉपी का कॉपी होता है, तब वो फार्मर में पहुंचता है। ठीक है। तो एक सीड बना है, एक सीड से मान लो कि 10 सीड बना है, अब 10 सीड से 100 सीड बनेगा। ठीक है। तो हम लोग जो एक एक सीड बना रहे हैं, इसको बोलते हैं ब्रीडर सीड्स, जो ब्रीड करने वाला है। तो जो ब्रीडर सीड्स होता है, ये हमेशा सुपरवाइज करा जाएगा आईसीएआर के द्वारा, ताकि ब्रीडर सीड्स का क्वालिटी मेंटेन हो सके। ठीक है। मेंटेन करने के लिए और सब कुछ ट्रैक रखने के लिए एक साथी पोर्टल बनाया गया है। साथी, साथी पोर्टल बन गया है। ठीक है। साथी का फुल फॉर्म क्या है? सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी। ठीक है। चलो, ये लाल कलर को ना चेंज करते हैं, इसको करते हैं ब्लू। आज हम पहने हैं पर्पल, पर्पल कलर करते हैं। ये ठीक है। ठीक है। एरिया टू बी एक्सपेंडेड अंडर पल्सेस, अब हम लोग एरिया को एक्सपेंड करेंगे। ठीक है। इसके बाद मार्केट एंड वैल्यू चेन को ठीक करेंगे। ठीक है। मार्केट वैल्यू चेन को भी ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे? 100 प्रोसेसिंग यूनिट बनाएंगे। जहां पर दाल का प्रोसेसिंग होता है ना, तो 100 प्रोसेसिंग यूनिट बनाएंगे। 100, एक मिनट रुको, 1000 होना चाहिए यहाँ पर। 1000 प्रोसेसिंग यूनिट बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर 1000 प्रोसेसिंग यूनिट बनाएंगे।
1000 प्रोसेसिंग यूनिट जब बन जाएगा हमारा, तो प्रोसेसिंग बहुत स्पीड हो जाएगा, दाल का क्वालिटी है वो और निखर करके आ पाएगा। तो ये 1000 प्रोसेसिंग यूनिट बनाने के लिए मैक्सिमम सब्सिडी कितना मिलेगा? 25 लाख रुपए तक का मिलेगा मैक्सिमम सब्सिडी। ठीक है, टारगेट क्या रखा है बाय 2030? टारगेट क्या है कि हम लोग एरिया अंडर पल्सेस इसको बढ़ाना चाहते हैं और 310 लाख हेक्टेयर करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रोडक्शन को हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, 350 लाख टन करना चाहते हैं। दो चीज याद रखिएगा इसमें, टारगेट, दोनों टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो टारगेट तो और दो को दिया हुआ है, नोट्स में मैंने वही डाला है जो कि आपको याद करना है, कुछ भी अलग अलग चीज नोट्स के अंदर नहीं रहता है। ठीक है, काला कहाँ से हो गया, पर्पल बोला मैंने। चला, चलो यहाँ रीड कर लेते हैं। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, ताकि इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो सके, डिमांड हम लोग मीट कर सके और मैक्सिमाइज कर सके प्रोडक्शन को। ये स्कीम को अप्रूव किया गया है 6 सालों के लिए, 2025-26 से लेकर के 30-31 तक, विद द आउटले ऑफ 11,440 करोड़। ठीक है, इसमें हम लोग का इम्फेसिस है कि हम लोग डेवलप करना चाहते हैं और डिससेमिनेट करना चाहते हैं लेटेस्ट वेराइटी ऑफ पल्सेस, जो कि हाई इन प्रोडक्टिविटी होगा, पेस्ट रेजिस्टेंट होगा और क्लाइमेट रेजिलियंट होगा। ठीक है, प्रीमियम क्वालिटी सीड्स के लिए हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, जो स्टेट्स है वो प्रिपेयर करेगा 5 ईयर रोलिंग सीड्स प्रोडक्शन प्लान। ठीक है, साथ में जो ब्रीडर सीड्स प्रोडक्शन होता है उसको सुपरवाइज करेगा ICAR। ठीक है, और उसके बाद जो कॉपी वाला होता है, फर्स्ट कॉपी या सेकंड कॉपी सीड्स होता है, उसको बोलते हैं फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड्स, तो उसको चेक करेगा स्टेट और सेंट्रल लेवल एजेंसी। ठीक है, एक साथ ही फोटो बनाया गया है जहां पर सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी और होलिस्टिक इन्वेंट्री का ट्रैकिंग होगा। ठीक है, हम लोग पल्सेस का एरिया को बढ़ाना चाहते हैं और एडिशनल 35 लाख हेक्टेयर और बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, पल्सेस का एरिया को। इसके बाद हम लोग 1000 प्रोसेसिंग यूनिट भी बनाना चाहते हैं, जिसके लिए मैक्सिमम सब्सिडी जो है 25 लाख मिलेगा। ठीक है, इसके बाद प्रोक्योरमेंट ऑफ तूर, उड़द और मसूर, अगले 4 सालों में जो भी पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स होंगे उनसे हम लोग सारा का सारा माल खरीद लेंगे, सरकार खरीद लेगा। ठीक है, तो 100% प्रोक्योरमेंट इन पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। टारगेट्स क्या क्या है कि पल्सेस का जो एरिया है उसको बढ़ाना है, 310 लाख हेक्टेयर कर देना है, और प्रोडक्शन जो है बढ़ाना 350 लाख टन कर देना है, यानी 35 मिलियन टन कर देना है। ठीक है, और ईल्ड भी बढ़ाना है। ठीक है, हो गया अभी। अब अगला न्यूज़ को देखते हैं, प्रिप स्कीम को देखते हैं। देखो, इंडिया जो है ना उसको कहा जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का फार्मेसी इंडिया है। ठीक है, इंडिया इज नोन एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, बट मोस्ट ऑफ आवर सेक्टर फोकस ऑन जेनरिक मेडिसिन, कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग। आप देखे होंगे बहुत सारा जेनरिक मेडिसिन अभी चल रहा है जिसका कम दाम होता है, तो जो भी मान लो कि बढ़िया कंपनी कोई मेडिसिन बनाया है तो उसका एक कॉम्पोजिशन को कॉपी करके हम लोग चीप मेडिसिन बना देते हैं। इस पे हम लोग फोकस किए हुए हैं, हम लोग जाने जाते हैं फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड और हम लोग फोकस किए हुए हैं जेनरिक मेडिसिन पे। मोस्ट ऑफ आवर सेक्टर फोकस ऑन दिस मेडिसिन ओनली। ठीक है, जेनरिक मेडिसिन। हम लोग हाई टेक मेडिकल टेक्नोलॉजी को हम लोग मंगाते हैं, हाई टेक्नोलॉजी वाला जो मेडिकल डिवाइस होता है ना उसको हम लोग इम्पोर्ट कर लेते हैं, अपने देश में नहीं बना सकते हैं, इम्पोर्ट कर लेते हैं। एक तो वहाँ का जो कॉम्पोजिशन है उसको भी कॉपी कर ले रहे हैं, खुद से कुछ इनोवेशन नहीं कर रहे हैं। दूसरा, जो मशीन बना रहा हो मशीन को भी इम्पोर्ट कर ले रहे हैं, खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं, इनोवेटिव ड्रग नहीं बना पा रहे हैं और सब मंगा ले रहे हैं। तो ये ना हो, हम लोग इंडिया के अंदर भी एकदम यूनिक फार्मेसी को डेवलप कर सके, इसके लिए हम लोग को रिसर्च और इनोवेशन पर काफी फोकस देना पड़ेगा। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बोलना पड़ेगा कि सिर्फ कंटेंट क्रिएशन ही काम नहीं होता है, आपको जो है वो रिसर्च पे भी काम करना पड़ेगा, इनोवेशन पे भी काम करेगा। विदाउट रिसर्च एंड इनोवेशन कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। 6 महीना से मैं पढ़ा रहा हूँ PIB, आप बार बार देखे होंगे कि सरकार लाखों खाली यही वैकेंसी यही लेकर के आ रहा है, यही थॉट प्रोसेस दे रहा है कि रिसर्च इनोवेशन करो। चाइना भी क्या कर रहा है, स्टेम सेक्टर पे और भी लोगों को बुला रहा है। तो रिसर्च एंड इनोवेशन बहुत बड़ा बात होता है। तो प्रिप स्कीम क्या होता है? प्रिप स्कीम का फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर। तो मेडिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर में हम लोग रिसर्च एंड इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए स्कीम लेकर के आए। इस स्कीम में 2 कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी। ठीक है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए में बोल रहे हैं कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है उसको और स्ट्रांग बनाओ। ठीक है, वहां पर कैपेसिटी बिल्ड करो, वहां पर मेंटोरशिप प्रोवाइड करो। ठीक है, कंपोनेंट ए के अंदर हम लोग इंस्टीट्यूट को और स्ट्रांग करना चाहते हैं। NEPERs, ठीक है, 7 NEPERs है हमारे देश में,
तो वहां पर हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलना चाहते हैं। 700 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्चा होगा ओवर 5 ईयर्स, और हाई क्वालिटी रिसर्च सेंटर यहाँ पर बनेगा। एनईपीआर का फुल फॉर्म क्या है? देखो एनईपीआर का फुल फॉर्म क्या है, यहां से देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है, NIPER, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च। तो ये 7 एग्जिस्टिंग NEPRs में हम लोग 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोल रहे हैं, जहां पर 700 करोड़ रुपए हम लोग खर्चा करेंगे अगले 5 सालों में, और वहां पर उसको हाई टेक रिसर्च सेंटर बना देंगे। ये हो गया हम लोग का कॉम्पोनेंट ए। इसके बाद हम लोग कॉम्पोनेंट बी पे क्या काम कर रहे हैं? तो कॉम्पोनेंट ए पे हम लोग बोले कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑलरेडी है उसको स्ट्रेंथन कर दो। अब कॉम्पोनेंट बी में हम लोग बोल रहे हैं कि जो ऑलरेडी मेडटेक सेक्टर के अंदर काम कर रहा है, रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए काम कर रहा है, उनको ही प्रमोट कर दो। पहले बोल रहे हैं कि हम लोग जो बच्चों को भी सिखाएंगे, रिसर्च इंस्टीट्यूट में हम लोग कैपेसिटी बिल्ड करेंगे। जो ऑलरेडी कर रहा है वो, जो ऑलरेडी कर रहा है उनको ही हेल्प कर सकते हैं, तो उनको हेल्प करेंगे। तो कॉम्पोनेंट ए में हम लोग वापस से रिसर्च इंस्टीट्यूट में फैलाएंगे कि कैसे करना है नहीं करना है। कॉम्पोनेंट बी के अंदर हम लोग जो कर रहा है ऑलरेडी उसको ही सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे फॉर इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बाय इंडस्ट्री, MSME, स्टार्टअप। जो भी स्टार्टअप, इंडस्ट्री, MSME ऑलरेडी रिसर्च एंड इनोवेशन पे काम कर रहा होगा इन फार्मा मेडटेक सेक्टर, तो उनको भी हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। तो इनके लिए रखा गया है आउटले 5000 करोड़, ठीक। ये कॉम्पोनेंट बी के अंदर हम लोग बोले कि हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, पैसा देंगे। कैसे देंगे पैसा? देखो फंडिंग पैटर्न क्या रहेगा। तो एक होता है अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट, ठीक है। अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट है जो MSME और स्टार्टअप लोग के द्वारा करा जा रहा होता है, तो उनको कब मिलेगा पैसा? कॉम्पोनेंट बी के अंदर कब पैसा मिलेगा? अगर उनका प्रोजेक्ट कॉस्ट 9 करोड़ के अंदर है, 9 करोड़ के अंदर ही उनका पूरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, तो उस केस में सरकार उसको 5 करोड़ रुपए तक दे सकता है। अरे 5 करोड़ देने का भी ऐसा नहीं कि सीधा दे दिए, नहीं, 1 करोड़ तक तो वो 100% देगा। यानी कि अगर आपका मान लो कि 1 करोड़ रुपया का कॉस्ट है, तो 1 करोड़ जो है वो आपको सरकार दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि आपका 2 करोड़ है, 2 करोड़ आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, तो 1 करोड़ तो आपको देगा ही देगा। 1 करोड़ का 100%, यानी कि 1 करोड़ आपको देगा ही। बाकी जो बच गया ना आपका 1 करोड़ बच गया, तो बाकी जो बच गया 1 करोड़ के ऊपर जो बच गया उसमें 50% मिलेगा आपको। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको 50 लाख मिलेगा। तो अगर 2 करोड़ का आपका प्रोजेक्ट है तो आपको वहां पर मिलेगा 1 करोड़ 50 लाख, 1.5 करोड़, ठीक है। तो 100% ऑफ कॉस्ट अप टू 1 करोड़ प्लस 50% ऑफ रिमेनिंग कॉस्ट ओवर 1 करोड़, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो कोई लेटर स्टेज प्रोजेक्ट है, यानी कोई स्टार्टअप, MSME, इंडस्ट्री ऑलरेडी काफी काम कर चुका है, तो उसको कितना रुपया मिलेगा, उसको कितना सरकार देगा? तो सरकार बोल रहा है कि जो लेटर स्टेज प्रोजेक्ट होगा उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट 285 करोड़ का अंदर रहना चाहिए। अगर इसके अंदर है तो उसको 100 करोड़ तक का ग्रांट असिस्टेंस मिल सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट असिस्टेंस मिल सकता है 100 करोड़ का। ये मैक्सिमम है, 100 करोड़ उसको मैक्सिमम मिल सकता है। कितना मिलेगा? जितना भी उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसको 35% मिलेगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा है स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी एरिया, ठीक है। यहाँ मान लो कोई इंडस्ट्री, MSME, स्टार्टअप ऑलरेडी काम कर रहा है, स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी एरिया पे काम कर रहा है, तो उस केस में बोल रहे हैं कि 100 करोड़ रुपया तक उनको भी ग्रांट असिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। जो भी उनका प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा उसका 50% हम लोग दे देंगे, लेकिन अप टू 100 करोड़। आई होप ये समझे आप, ठीक है। रीड कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। अब प्रिप स्कीम, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने इनवाइट किया है एप्लीकेशन फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन प्रोजेक्ट्स अंडर इट्स प्रिप स्कीम, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर, ठीक है। ये स्कीम 2023 में लॉन्च किया गया था टू प्रमोट इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन प्रायोरिटी एरियाज एंड टू इनकलकेट द कल्चर ऑफ क्वालिटी रिसर्च एंड नर्चर आवर पूल ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने इसको चालू किया है। 2 कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए के अंदर हम लोग रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन है वो सब बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट किया है ना, यहाँ पर आप कर दो इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको आप बदल कर कर दो इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसका कंपोनेंट बी जो है वो हम लोग को प्रमोशन के लिए दिया गया है, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर। जो ऑलरेडी काम कर रहा है ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर मान लो ऐसा स्टार्टअप, इंडस्ट्री, MSME जो ऑलरेडी काम कर रहा है रिसर्च पे, तो उनको हेल्प करने के लिए कंपोनेंट बी आया है।
आउटले रखा गया है 5,000 करोड़। ठीक है, मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना होगा? अगर कोई अर्ली स्टेज स्टार्टअप है तो उनको 5 करोड़ तक की हम दे सकते हैं, अगर उनका प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 9 करोड़ का रहेगा तो। ठीक है, कोई लेटर स्टेज प्रोजेक्ट के अंदर है तो उसको हम लोग 100 करोड़ तक का असिस्टेंस दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि उसका जो प्रोजेक्ट है उसका कॉस्ट 285 करोड़ रहना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, ठीक है, तो अर्ली स्टेज स्टार्टअप को हम लोग कितना रुपए देंगे? 100% ऑफ कॉस्ट अप टू 1 करोड़ एंड 50% ऑफ एडिशनल कॉस्ट बियॉन्ड 1 करोड़, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 5 करोड़। ठीक है, फॉर लेटर स्टेज प्रोजेक्ट 35% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 100 करोड़। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली समझा दिया था टेबल के माध्यम से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि बहुत सारे देशों में, अभी देशों में नहीं, बहुत सारे स्टेट्स में बाढ़ आ गया है। तो बाढ़ आ गया है तो बाढ़ के लिए कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा ताकि बाढ़ ठीक हो सके। जहाँ बाढ़ नहीं आया है वहाँ बाढ़ ठीक हो सके, नहीं आए, और जहाँ बाढ़ आ चुका है तो वहाँ पानी सही करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस रिबिल्ड करना है, तो इसके लिए तो पैसा लगेगा। सरकार इसके लिए पैसा रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो वो पढ़ लेते हैं हम लोग। हाई लेवल कमिटी है जिसका चेयरमैन जो है होम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर भी इस कमिटी के अंदर है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी इस कमिटी के अंदर है, और नीति आयोग का जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो भी इस कमिटी के अंदर है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग का फंड कहाँ पर यूज होगा, किस चीज का फंड? एनडीआरएफ और एनडीएमएफ। एनडीआरएफ का मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, और एनडीएमएफ का मतलब कि नेशनल डिजास्टर्स मिटिगेशन फंड। तो इन दोनों फंड से पैसा कहाँ पर रिलीज होगा, कितना रिलीज होगा, इसको डिसाइड करता है ये हाई लेवल कमिटी। जो हाई लेवल कमिटी है, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर और नीति आयोग का वाइस चेयरमैन, इन लोग से बनता है। इन लोग रिसेंटली अभी बोला है कि 4,645 करोड़ रुपया हम लोग खर्च करेंगे, 4,645 करोड़ 9 स्टेट्स के अंदर। ठीक है, 9 स्टेट्स कौन कौन सा है? असम, एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो दो तरीके से खर्चा कर रहा है, बता दिया यहाँ पर। पहला बोल रहा है कि अर्बन फ्लड रिस्क प्रोग्राम। ठीक है, अर्बन फ्लड रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम फेज 2 के अंदर हम लोग खर्चा करेंगे। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर खर्चा करेंगे। और दूसरा बोला है वेटलैंड बेस्ड फ्लड मिटिगेशन, यहाँ पर खर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये जो है अर्बन फ्लड रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसके अंदर हम लोग खर्चा कर रहे हैं 2,444 करोड़। ये जो पैसा जाएगा ये एनडीएमएफ से जाएगा, नेशनल डिजास्टर्स मिटिगेशन फंड से जाएगा, ताकि फ्लड रिस्क जो है वो आगे कम हो सके, हम लोग अच्छे से तरीके से ड्रेनेज बना सके, पानी जाने का रास्ता बना दे जहां पर फ्लड आने का रिस्क अभी हो रहा है, उसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम बना दे कि पहले ही मालूम चले कि फ्लड आ रहा है। 11 सिटी को कवर किया गया है इस प्रोग्राम के अंदर। इसमें फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है 90% और स्टेट गवर्नमेंट देगा 10%। ठीक है, वेटलैंड बेस्ड फ्लड मिटिगेशन जो है, असम में हम लोग पैसा दे रहे हैं 692 करोड़ का, यहाँ पर आउटले रखा गया है, जहाँ पर वेटलैंड कैपेसिटी को हम लोग और स्ट्रांग बनाएंगे कि ज़्यादा ज़्यादा जो पानी है उसको ऑब्जॉर्व किया जा सके या पानी को रिटेन किया जा सके। फ्लड स्टोरेज जोन बनाएंगे जहाँ पर फ्लड का पानी स्टोर हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं होगा। और तीसरा फ्लड रेजिलियंस को हम लोग स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। तो यही था न्यूज़, रीड कर लेते हैं यहाँ पर। तो एक हाई लेवल कमिटी है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर, जिन्होंने अप्रूव किया है मिटिगेशन रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट विद द टोटल आउटले ऑफ 4645.6 करोड़। ठीक है, 9 स्टेट्स को बेनिफिट मिलेगा, असम, केरला, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस कमेटी का मेंबर कौन कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ठीक है, पैसा दो जगह से खर्चा हो रहा है। एक अर्बन फ्लड रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसका फेज 2 में खर्चा हो रहा है। 11 सिटीज को यहाँ पर हम लोग कंसिडर किए हैं और यहाँ पर हम लोग 2,444 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। ये खर्चा कहाँ से फंड होगा? एनडीएमएफ से, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड से। ठीक है, इसका फंडिंग पैटर्न क्या है? 90% फ्रॉम स्टेट एंड 10% फ्रॉम स्टेट, 90% फ्रॉम सेंटर और 10% फ्रॉम स्टेट। ठीक है, इसके बाद असम में एक प्रोजेक्ट है, उसमें भी खर्चा हो रहा है 692 करोड़, ताकि असम के अंदर वेटलैंड कैपेसिटी अच्छा बन जाए, फूड स्टोरेज अच्छा बन जाए, फ्लड स्टोरेज, ठीक है, फूड स्टोरेज नहीं, फ्लड स्टोरेज अच्छा बन जाए और फ्लड रेजिलियंस हम लोग स्ट्रॉन्ग कर पाए। ठीक, तो ये भी हो गया। आप देख पा रहे हो कि मैंने नोट्स को किस तरह से डिजाइन किया हुआ है, ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो रहा है, याद करने के लिए भी यही आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, अब देखो यूथ फोकस्ड इनिशिएटिव।
तो प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारा इनिशिएटिव लेकर के आए हुए हैं यूथ के लिए। उनमें से 2 सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, उसको रीड कर लेते हैं। तो नेशनल यूथ फोकस इनिशिएटिव, ठीक है। पहला है पीएम सेतु। पीएम सेतु को देखते हैं। सेतु का फुल फॉर्म क्या है? सेतु का फुल फॉर्म है स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेड आईटीआईज। देखो, आईटीआई में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और वह पढ़ करके फिर जॉब ले लेते हैं। अगर आईटीआई में ही हम लोग बढ़िया से नहीं सिखा पा रहे हैं बच्चे को, तो वो जाके काम ही क्या करेगा? तो हम लोग इसीलिए आईटीआई को अपग्रेड करना चाहते हैं। अभी वो क्या अपग्रेड कर रहा है तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि 2 साल से अपग्रेड ही हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए लगता है बार-बार स्कीम लेकर के आ रहे हैं कि और अपग्रेड हो सके। तो पीएम सेतु आया है, पीएम स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? अपग्रेड कर रहे हैं 1000 गवर्नमेंट आईटीआई को थ्रू हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है? ये साइकिल का चक्का के जैसा होता है। साइकिल का चक्का में एक हब होता है बीच में, और स्पोक होता है। बचपन में आपने चलाया होगा तो आप जानते होंगे। ठीक। तो इस तरह से हम लोग बना रहे हैं। हब जो होता है वह मेन काम हो रहा होता है, और जो बाकी स्पोक होता है वहां पर छोटा मोटा काम हो सकता है ना। तो यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि 1000 आईटीआई को हम लोग अपग्रेड करेंगे यूजिंग दिस मॉडल, ठीक है। जिसमें से हम लोग 200 आईटीआई को हब के अंदर डाल देंगे। हब के अंदर 200 आईटीआई को डाल देंगे, और स्पोक के अंदर हम लोग 800 आईटीआई को डाल देंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, ये जो 800 आईटीआई है ना, इसको जब भी जरूरत पड़ेगा मेंटरशिप का, ठीक है, या फिर कोई मदद का, तो 200 आईटीआई के पास जाएगा, जो हब आईटीआई है। ये जो 200 हब आईटीआई है, उसके अंदर बहुत सारा मशीन होगा, अच्छा कैपेसिटी का टीचर्स होंगे। तो 200 हब आईटीआई है और 800 स्पोक्स है। टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कितना होने वाला है? 60,000 करोड़ का होने वाला है। इस इनिशिएटिव को फाइनेंस करने वाला है एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जामिनेशन में पूछ सकता है आपसे कि जो पीएम सेतु है, इसको को फाइनेंस कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के। तो आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक भी दे देगा, आईएमएफ भी दे देगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंट्री का न्यू डेवलपमेंट बैंक दे देगा। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर के इसको फाइनेंस किया है, ताकि 1000 गवर्नमेंट आईटीआई को स्पोक एंड हब मॉडल के माध्यम से अपग्रेड किया जा सके। दूसरा क्या है? दूसरा है वोकेशनल स्किल लैब्स, ठीक है। यहाँ पर 1200 वोकेशनल स्किल लैब स्टैब्लिश किया जाएगा, 400 नवोदय विद्यालय में और 200 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल विद्यालय में, ठीक है। ये जो 1200 वोकेशनल स्किल लैब बना रहे हैं, वहां पर 1200 टीचर्स भी रहेंगे, जो कि बच्चों को सिखाएगा कि अलग अलग सेक्टर में अलग अलग ट्रेनिंग कैसे होता है, ठीक है। टू इक्विप स्टूडेंट्स विथ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इन 12 हाई डिमांड सेक्टर्स, जैसे आईटी, ऑटोमोटिव, एग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक एंड टूरिज्म, ठीक है। इसको रीड कर लेते हैं। तो पीएम मोदी ने लॉन्च किया है वेरियस यूथ इनिशिएटिव वर्थ मोर देन 62,000 करोड़। सम इंपॉर्टेंट वंस आर गिवन हियर। पहला है पीएम सेतु, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई। इसके अंदर हम लोग 1000 गवर्नमेंट आईटीआई को अपग्रेड करेंगे, ठीक है, यूजिंग हब एंड स्पोक मॉडल। इट विल कंप्राइज 200 हब आईटीआई एंड 800 स्पोक्स आईटीआई। हर एक हब जो है वो कनेक्ट होगा 4 स्पोक से ऑन एवरेज, जिसके वजह से एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न ट्रेड्स और डिजिटल लर्निंग सिस्टम आपस में कनेक्ट हो जाएगा। ये जो क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, इसको मैनेज करेगा एंकर इंडस्ट्री पार्टनर्स। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है? 60,000 करोड़ का। इसको को फाइनेंस करेगा वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक। वोकेशनल स्किल लैब, 1200 वोकेशनल स्किल लैब हम लोग बना रहे हैं, 400 नवोदय विद्यालय के अंदर और 200 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के अंदर अक्रॉस 34 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। यहाँ पर 1200 टीचर भी रहेंगे, जिनको हम लोग ट्रेन करेंगे, ताकि वो लोग आगे जाकर के हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे सके स्टूडेंट्स को, ठीक है। और वो भी 12 हाई डिमांड सेक्टर्स के अंदर, जैसे कि आईटी, ऑटोमोटिव, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक एंड टूरिज्म, ठीक बा। आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, ये जो न्यूज है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपको उतना याद नहीं रखना है।
सिर्फ ये याद रखना है कि 1 अक्टूबर को मनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने सेलिब्रेट किया है 1 अक्टूबर को एज इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। कुछ कुछ यहाँ काम यहाँ पर हुआ है, जैसे पढ़ने का दरकार नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्या क्या हुआ है, एमओयू साइन हुआ है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है ना, इन्होंने एमओयू साइन किया है टेलीकॉम कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के साथ और बिरला ओपन माइंड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तो इन्होंने जो एमओयू साइन किया है टेलीकॉम कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ, यहाँ पर क्या होने वाला है, क्यों साइन किया ये एमओयू, ताकि एल्डर लाइन को स्ट्रेंथन किया जा सके। ये एल्डर लाइन क्या होता है, ये हेल्पलाइन नंबर है ओल्ड पर्सन लोगों के लिए। तो मान लो कोई ओल्ड पर्सन को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, असुविधा हो रहा है, तो वो कॉल करेगा हेल्पलाइन नंबर पे 14567। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एल्डर लाइन। तो एल्डर लाइन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने साइन किया है एमओयू, किसके साथ, टेलीकॉम कंसल्टेंट लिमिटेड के साथ। दूसरा एमओयू साइन किया है बिरला ओपन माइंड एजुकेशन लिमिटेड के साथ, ताकि पेरेंट टीचर्स मीटिंग हो सके और वहां पर बच्चों को सिखाया जा सके कि बूढ़े जो होते हैं उनके साथ आपको सिंपैथी रखना है और उनसे प्यार करना है। ठीक है, उनकी जरूरत को समझना है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। 5 सीनियर सिटीजन होम भी इनॉग्रेट किया गया है। इसका नैतिक पटम, ठीक है, नैतिक पटम नाम का एक गेम डेवलप किया गया है जिसमें बच्चों को सिखाया जाएगा मॉरल वैल्यूज, फैमिली बॉन्डिंग एटसेट्रा। याद इतना रखना कि 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन मनाया गया। नीति आयोग का ट्रेड वॉच क्वार्टरली आ गया है, जिसमें यानी कि क्वार्टर में कितना डेटा है ट्रेड का ये बताया जाता है, तो ये बताया गया है। तो ट्रेड वॉच क्वार्टरली फॉर Q4 ऑफ FY25, ठीक है, डेटा दिया गया है। इसमें टोटल ट्रेड कितना हुआ है, $441 बिलियन का, 2.2% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, याद रखना। और ग्रोथ किस सेक्टर में हुआ है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ठीक है, फार्मा सेक्टर और सेरल्स सेक्टर। ठीक है, दो चीज याद रखना। इसके अलावा टॉप एक्सपोर्ट मार्केट कौन है, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका हमारा टॉप एक्सपोर्ट मार्केट है। एक्सपोर्ट हमारा ग्रो हुआ है 25%, यानी नॉर्थ अमेरिका में ना 1/4 ऑफ इंडिया टोटल एक्सपोर्ट नॉर्थ अमेरिका में होता है। ठीक है, तो जब ट्रेड वॉच क्वार्टरली का डेटा आया है, इसमें 3 ही चीज याद रखने का था कि टोटल ट्रेड कितना हुआ है, $441 बिलियन। दूसरा, किस सेक्टर में ग्रोथ हुआ है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, फार्मा एंड सेरल्स। टॉप एक्सपोर्ट मार्केट कौन है, नॉर्थ अमेरिका। हम लोग जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं उसका 1/4 नॉर्थ अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी यार रीड कर लो। ठीक है, टोटल ट्रेड कितना हुआ है, $441 बिलियन। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट भी यहाँ पर हुआ है लेकिन थोड़ा सा कम हुआ है, स्लाइड कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है, मेनली ड्यू टू द फॉल इन मिनरल फ्यूल्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स। ग्रोथ सेक्टर का बात करें तो इलेक्ट्रिकल मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स एंड सेरल्स, इसमें ग्रोथ हुआ है। टॉप एक्सपोर्ट मार्केट कौन है, नॉर्थ अमेरिका है। लेदर एंड फुटवेयर सेक्टर का बात करें तो ये 4.4 मिलियन पीपल को एम्प्लॉय करता है और एक्सपोर्ट में भी स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट कर रहा है। इंडिया का शेयर कितना है ग्लोबल फुटवेयर ट्रेड में, ओनली 1.8%। ठीक है, अब देखते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है, यहाँ देखो, परंपरागत कृषि विकास योजना, समझते हैं इसको भी। कृषि को विकास कराना है लेकिन परंपरागत तरीके से। ठीक है, बहुत केमिकल वगैरह यूज करके नहीं। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था टू प्रमोट ऑर्गेनिक केमिकल फ्री फार्मिंग, यानी बैक टू परंपरा। परंपरा में हम लोग क्या करते थे, कोई केमिकल को इस्तेमाल नहीं करते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे। तो वही हम लोग यहाँ पर मोटिवेट करने के लिए, इंकरेज करने के लिए ये योजना लेकर के आए हैं। योजना आया था 2015 में, जिसमें हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक या फिर केमिकल फ्री फार्मिंग करो। ठीक है, अगर कोई भी आदमी, कोई भी फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है तो उनको कुछ असिस्टेंस मिलेगा। कितना मिलेगा असिस्टेंस, 31,500 रुपया मिलेगा पर हेक्टेयर फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों के लिए 31,500 रुपया मिलेगा। ठीक है, मतलब 10,000 हर साल, है ना। तो 31,500 का ब्रेकअप क्या है, इसमें से जो 15,000 रुपया है ये ऑर्गेनिक इनपुट के लिए दिया जाएगा, 4500 रुपया जो है वो मार्केटिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए दिया जाएगा, 3,000 रुपया सर्टिफिकेशन एंड रेसिड्यू एनालिसिस के लिए दिया जाएगा और 9,000 रुपया ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए दिया जाएगा। ठीक है, अब कोई भी ऐसा फार्मर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है नहीं कर रहा है कैसे मालूम चलेगा। वो मान लो कि केमिकल यूज कर लिया है और बोल रहा है हम तो नहीं यूज किए, तो आप क्या करोगे, सर्टिफाई करोगे कि कौन सा ऐसा फार्मर है
जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सर्टिफिकेशन करने के लिए आप दो तरीका इस्तेमाल करते हो, एक है थर्ड पार्टी सेलिब्रेशन, किसी और को बुला ले और वो सर्टिफाई कर दे, और दूसरा पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। ठीक है, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम के अंदर क्या होगा कि आपका ही दोस्त लोग यानी दूसरा फार्मर्स लोग आकर के सर्टिफाई करेगा कि आप कैसा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होता है यहाँ पर। ठीक है, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होता है यहाँ पर। ये इंश्योर करता है कि आपका इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्प्लायंस हो रहा है और आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हो। ठीक, क्योंकि थर्ड पार्टी ने सर्टिफाई कर दिया ना, आपका दोस्त लोगों ने नहीं किया है। इसको करने में कौन हेल्प करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने हेल्प करता है। दूसरा है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, इसको देखता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर। इसमें क्या होता है, जो भी ग्रुप में ये कम्युनिटी में जो फार्मर्स है वही सर्टिफाई करते हैं ईच अदर। ठीक है, ये लो कॉस्ट होता है और ट्रस्ट बेस्ड होता है। ठीक है, इसके बाद ऑनलाइन मार्केट प्लेस बनाया गया है जैविक खेती पोर्टल। इसके अंदर जो भी आपने बनाया है उसको बेच सकते हैं, जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन। ठीक है, इसके बाद देखो वाइल्ड लाइफ वीक 2025, इसमें भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। आपको याद रखना है कि कब मनाया जा रहा है, कौन मना रहा है, थीम क्या है। वर्ल्ड लाइफ वीक ये 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक मनाया गया है। इसको ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और इसका थीम रखा गया है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद पीपल प्लान कैंपेन। ठीक है, ये क्या है? पीपल्स प्लान, लोगों का प्लान होना चाहिए। ठीक है, देखो इसको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने चालू किया है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज बोलता है कि देखो हम लोग बहुत सारा ना डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं। ग्राम पंचायत के लेवल में ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ब्लॉक पंचायत के लिए बनाते हैं हम लोग ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्लान, और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के लिए हम लोग बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ये डेवलपमेंट प्लान बना रहे हैं, इसमें जो है नॉर्मल कम्युनिटी के मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, तब जाके ये जो प्लान होगा ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा और ये लोगों का प्लान होगा। तो लोगों का प्लान, लोगों के लिए प्लान। ठीक है, अभी क्या होता है, मान लो कि ऑफिसर लोग मिल करके प्लान बना दिया है, उसको अता पता नहीं है कि वहां पर ग्राम पंचायत में प्रॉब्लम क्या है, और वो प्लान बना रहा है, सरकार का पैसा खर्चा कर रहा है। सरकार ये कैंपेन चला रहा है कि जो भी आप प्लान बनाओगे ग्राम पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वहां पर लोगों का आपका पार्टिसिपेशन लेना चाहिए। ठीक है, लोग जब पार्टिसिपेट करेंगे तो रियल काम हो सकेगा, जो रियल टॉपिक पे काम होना चाहिए उस पर काम हो सकेगा। कल को मैं क्या करूं, आपसे सुनूं ही ना कि क्या प्रॉब्लम है आपको, अब मैं अंधाधुन आपको पढ़ाते रहूंगी, अभी ये पढ़ा रहा है कभी वो पढ़ा रहा है। ठीक है, तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो मुझे आपका भी प्रॉब्लम समझना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है, तब जाकर के मैं वो प्रॉब्लम को ठीक कर पाऊंगा। वो जो प्लान होगा वो आपका भी प्लान होगा, सिर्फ मेरा नहीं होगा। वही यहाँ पर हो रहा है, यहाँ जो ग्राम पंचायत ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्लान बनेगा ये पीपल्स प्लान होगा। इसीलिए बोलते हैं पीपल्स प्लान कैंपेन। 2025-26 में के लिए जो थीम रखा गया है वो सबकी योजना सबकी विकास। ठीक है, इसमें हम लोग एचडीजी को लोकलाइज करके, ठीक है, काम करना चाहते हैं। ये जो ग्राम पंचायत लेवल पे जो प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, इसमें हम लोग को एचडीजी जो है ना 17 एचडीजी, उसको यूज करना पड़ता है, उसको लोकलाइज करके इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सारा का सारा न्यूज देख लिया, रीड कर लेते हैं, रीड करना बचा था। पीपल प्लान कैंपेन टू इनहेंस people's participation in preparing पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स। द पीपल प्लान कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन 2 अक्टूबर 2018। ठीक है, 2018 में ही आया है। इसमें हम लोग पार्टिसिपेटरी, कॉम्प्रिहेंसिव और कन्वर्जन डेवलपमेंट प्लान बनाना चाहते हैं। ठीक है, 3 लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल, ब्लॉक पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत लेवल पे। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रक्चर ग्राम सभा मीटिंग होगा, जहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा कम्युनिटी मेंबर्स का, और प्रेजेंटेशन होगा बाय फ्रंटलाइन वर्कर्स इन ऑल रिलेटेड लाइन डिपार्टमेंट्स। ठीक है, थीम क्या रखा गया है, सबकी योजना सबका विकास। ठीक है, चलो यही है और कुछ नहीं। तो ये हो गया, हम लोगों ने सब कुछ देख लिया। अब फटाफट समराइज करेंगे और हमारा डन हो जाएगा। ठीक है, चलो समराइज करते हैं आज जो भी हम लोगों ने देखा। अक्टूबर 1 से लेकर के अक्टूबर 9 तक का सारा न्यूज़ को समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला न्यूज़ से। तो इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक और यूके का वेलकम ट्रस्ट, तो इन लोग दोनों ने मिल करके एक बायोमेडिकल रिसर्च प्रोग्राम स्टार्ट किया था। कब किया? 2008 में स्टार्ट किया था। अभी इसका फेज 3 लॉन्च होने वाला है 2025-26 में, तो इसीलिए ये न्यूज़ में चल रहा है। 1500 करोड़ रुपया इसमें खर्च होने वाला है, इसका आउटले रखा गया 1500 करोड़, जिसमें से 1000 करोड़ जो है वो इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक देगा और 500 करोड़ वेलकम ट्रस्ट देगा यूके का।
ठीक है, तो करोड़ लिख देते हैं यहाँ पर। ये जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया है इंडिया और यूके का डिपार्टमेंट के द्वारा। क्यों किया गया है? ताकि बायोमेडिकल के लिए रिसर्च हो सके। रिसर्च कौन करता है? साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स करते हैं। और बायोमेडिकल का मतलब कि ह्यूमन हेल्थ, मेडिकल इनोवेशन। तो मेडिकल इनोवेशन, ह्यूमन हेल्थ में रिसर्च करने के लिए हम लोग स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट को प्रमोट करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। 3 कंपोनेंट है इस प्रोग्राम का। पहला, अर्ली करियर एंड इंटरमीडिएट रिसर्च फेलोशिप। जो भी साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, या फिर स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको हम लोग फेलोशिप देंगे और बोलेंगे कि तुम लोग आगे अपना रिसर्च को कंटिन्यू करो। पहला कंपोनेंट ये है। दूसरा कंपोनेंट, हम लोग ग्रांट देंगे जो कि ऑलरेडी रिसर्च कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट स्टूडेंट्स होंगे जो कि ऑलरेडी रिसर्च कर रहे होंगे, तो उनको हम लोग ग्रांट प्रोवाइड करेंगे। तीसरा, रिसर्च को मैनेज करने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम और चलाएंगे। ठीक है, ये था पहला न्यूज। अब अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज क्या है? मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। देखो, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का। यानी दाल जो है, पल्स जो है, वो हम लोग इंडिया में बहुत उगाते भी हैं, बहुत कंज्यूम भी करते हैं। इतना कंज्यूम करते हैं कि प्रोडक्शन का कमी हो जाता है, हम लोग को इम्पोर्ट करना पड़ता है। हम लोग इम्पोर्ट करते हैं 30 से 40 लाख टन पर ईयर। इसका मतलब कि हम लोग इतना उगा भी रहे हैं, वर्ल्ड में लार्जेस्ट कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर भी है, इसके बावजूद हम लोग का कमी पूरा नहीं हो रहा है। यानी अभी भी हम लोग आत्मनिर्भर नहीं है, हम लोग को बाहर से इम्पोर्ट करना ही पड़ता है। क्यों करना पड़ रहा है भाई, अगर हम लोग इतना उगाते ही हैं? क्योंकि हम लोग का जो सीड है, जो कि सीड हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन के लिए, वो हाई यील्डिंग नहीं है, वो ज्यादा उत्पाद नहीं देता है। सीड्स हमारा लो क्वालिटी का है। तो इसीलिए हम लोग एक मिशन लेकर के आए हैं, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। इसके अंदर हम लोग चाहते हैं कि जो सीड्स है उसका क्वालिटी हम लोग इनहेंस करें, साथ में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एरिया को भी एक्सपेंड करें। तो हमारा फोकस है रिसर्च करने पे। सीड्स पे रिसर्च करो, डिससेमिनेशन करो। जब सीड्स आपका बन गया है तो डिससेमिनेट करो पूरे इंडिया के अंदर। एरिया को एक्सपेंड करो जहां पर आप उगाने वाले हो, और उसके बाद फिर प्राइस को स्टेबल रखना। इसके लिए 6 साल के लिए ये स्कीम को लाया गया है, 2025-26 से लेकर के 30-31 तक। आउटले सेट किया गया है 11,440 करोड़ रुपए। इसमें पहले तो 5 ईयर का रोलिंग प्लान बनाएगा हर एक स्टेट, ताकि जो सीड्स है वो प्रीमियम क्वालिटी का बनता ही रहे। जो ब्रीडर सीड्स होते हैं, ब्रीडर सीड्स का मतलब होता है जो मेन सीड्स होता है, जिसका हम लोग कॉपी और करते हैं। जो ब्रीडर सीड्स होता है उसका प्रोडक्शन का जो सुपरविजन है वो ICAR करेगा। और जो भी सीड्स का ट्रैकिंग होता है वो ट्रैक होगा साथी पोर्टल के थ्रू। साथी पोर्टल का फुल फॉर्म है सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी। साथ में हम लोग बोल रहे हैं कि जो एरिया में हम लोग उगाते हैं उस एरिया को भी एक्सपेंड करेंगे। साथ में 1000 प्रोसेसिंग यूनिट हम लोग बना रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग पर यूनिट के अंदर 25 लाख मैक्सिमम सब्सिडी देंगे। टारगेट क्या रखा गया है? 2030 तक, 2030 तक हमारा टारगेट है कि हम लोग पल्सेस का जो एरिया है जहां पर हम लोग पल्सेस उगाते हैं उसको 310 लाख हेक्टेयर कर दें, और प्रोडक्शन जो है हम लोग 350 लाख टन कर दें, यानी 35 मिलियन टन हम लोग प्रोडक्शन कर ले। ये हमारा टारगेट है। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं अगला न्यूज, प्रिप स्कीम। देखो, इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद जो है इंडिया वाला जेनरिक मेडिसिन पे फोकस करता है, जेनरिक मेडिसिन बनाता है, यानी कि कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ठीक है, इंडिया इज नोन एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, बट मोस्ट ऑफ आवर सेक्टर फोकस ऑन जेनरिक मेडिसिन, कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग मेडिसिन। हम लोग अभी भी जो है ना हाई टेक मेडिकल टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं और इनोवेटिव ड्रग को इंपोर्ट करते हैं, अपने घर में नहीं बनाते हैं। इसीलिए स्कीम आया है ताकि इनोवेशन और रिसर्च पे जोर दिया जा सके फार्मा मेडटेक सेक्टर के अंदर। तो प्रिप स्कीम आया है, इसका फुल फॉर्म भी यही है, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर। इसका 2 कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए के अंदर हम लोग रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जो भी इंस्टीट्यूट है ना, 7 एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट को में हम लोग 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोल रहे हैं, ताकि वहां पर जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनको रिसर्च को लेकर के मेंटरशिप भी मिले, उसको रिसर्च को लेकर के इक्विपमेंट भी अवेलेबल हो जाए। 700 करोड़ रुपए हम लोग यहाँ पर खर्चा कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। हाई क्वालिटी रिसर्च सेंटर हम लोग बना रहे हैं। ये हो गया कंपोनेंट ए स्कीम का। स्कीम का कंपोनेंट बी क्या है? प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर। मान लो कि फार्मा मेडटेक सेक्टर के अंदर ऑलरेडी कोई स्टार्टअप, ऑलरेडी कोई इंडस्ट्री काम कर रहा है, तो उनको हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। ये है कंपोनेंट बी। प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बाय इंडस्ट्री, MSME स्टार्टअप। इसके लिए आउटले रखा गया है 5000 करोड़ का। ठीक है, फंडिंग पैटर्न देख लेते हैं, फंडिंग पैटर्न क्या है।
अगर मान लो कि कोई अर्ली स्टेज स्टार्टअप है, ठीक है, या एमएसएमई है, तो अगर उनका प्रोजेक्ट कॉस्ट 9 करोड़ से अंदर है तो उसको जो गवर्नमेंट असिस्टेंस मिलेगा 5 करोड़ तक का। कैसे मिलेगा? उसको बोलेंगे कि 100% ऑफ कॉस्ट अप टू 1 करोड़ प्लस 50% ऑफ रिमेनिंग कॉस्ट अवर 1 करोड़। मान लो कि किसी का 5 करोड़ का ये है कॉस्ट है, तो उसको 1 करोड़ में 100% मिल जाएगा असिस्टेंस, यानी 1 करोड़ मिल जाएगा। बाकी बचा 4 करोड़, तो 4 करोड़ का आधा मिलेगा, 4 करोड़ का 50% मिलेगा। अर्ली स्टेज का बात कर रहे हैं, कितना मिलेगा? 4 करोड़ का आधा, 2 करोड़, तो उसको टोटल मिला करके 3 करोड़ मिलेगा। लेकिन कभी भी ये 3 करोड़ से 6-7 करोड़ नहीं हो सकता, 5 करोड़ हो सकता है मैक्सिमम। समझे आप कि कहना क्या चाह रहा था मैं? ठीक है, तो फंडिंग का पैटर्न है, अगर अर्ली स्टेज स्टार्टअप है या अर्ली स्टेज एमएसएमई है तो 100% ऑफ कॉस्ट अप टू 1 करोड़ प्लस 50% ऑफ रिमेनिंग कॉस्ट अबव 1 करोड़, लेकिन मैक्सिमम 5 करोड़ तक मिलेगा गवर्नमेंट असिस्टेंस। अगर कोई लेटर स्टेज प्रोजेक्ट है एमएसएमई इंडस्ट्री या फिर स्टार्टअप के द्वारा, तो उस केस में प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 285 करोड़ के अंदर है तो ही उसको गवर्नमेंट असिस्टेंस मिलेगा। कितना? 100 करोड़ तक का, 35% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट उसको मिलने वाला है। अगर स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी एरिया पे कोई काम कर रहा है, इंडस्ट्री, एमएसएमई, स्टार्टअप, तो उस केस में उसको 50% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट मिलेगा अप टू 1 करोड़, 100 करोड़, ठीक है, अप टू 100 करोड़। ये भी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला। देखो, ये फ्लड के लिए हम लोग बताए हैं कि किस तरह से हम लोग अपना फंड को खर्चा करेंगे फ्लड से बचने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए एक हाई लेवल कमिटी बना था जिसका चेयरमैन है होम मिनिस्टर, और इसके मेंबर है फाइनेंस मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर और वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। यही लोग डिसाइड करते हैं कि फंड किस तरह से यूज होगा फ्रॉम एनडीआरएफ और एनडीएमएफ। एनडीआरएफ का मतलब कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड और एनडीएमएफ का मतलब कि नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड। रिसेंटली जो है 4645 करोड़ रुपया अप्रूव किया गया है कि खर्च किया जाएगा अक्रॉस 9 स्टेट्स, असम, एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। 2 तरीके से पैसा खर्च होगा। पहला, अंडर अर्बन फ्लड रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम फेज 2, ठीक है। इसके अंदर 2444 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। और कैसे खर्च करेंगे हम लोग? जो फ्लड रिस्क है उसको कम करने के लिए हम लोग पैसा खर्चा करेंगे फ्रॉम एनडीएमएफ यानी नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड, ताकि ड्रेनेज बनाया जा सके, अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया सके और फ्लड रिस्क को पहले ही कम कर दिया जा सके। 11 सिटी को भी हम लोग कवर किए हैं। इसमें फंडिंग जो है वो 90% सेंटर देता है और 10% स्टेट देता है। इसके साथ साथ असम में भी हम लोग एक प्रोग्राम चला रहे हैं वेटलैंड बेस्ड फ्लड मिटिगेशन। यहाँ पर 692 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा फॉर वेटलैंड कैपेसिटी, फॉर स्ट्रेंथनिंग वेटलैंड कैपेसिटी, फ्लड स्टोरेज जोन्स बनाया जाएगा और फ्लड रेजिलियंस को स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा, ठीक। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ यूथ फोकस इनिशिएटिव लाया है, उनमें से 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। पहला है पीएम सेतु। पीएम सेतु का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई। इस स्कीम के अंदर हम लोग 1000 आईटीआई को 1000 गवर्नमेंट आईटीआई को अपग्रेड करना चाहते हैं थ्रू हब एंड स्पोक मॉडल। इसके अंदर 200 हब आईटीआई रहेगा और 800 स्पोक आईटीआई रहेगा। यानी जो 200 हब आईटीआई है वो मेंटरशिप देगा, वो इक्विपमेंट प्रोवाइड कराएगा, बाकी 800 स्पोक्स आईटीआई को। इस मॉडल के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट 60,000 करोड़ रुपया का लगने वाला है। इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जा रहा है बाय वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, याद रखिएगा। दूसरा, वोकेशनल स्किल लैब्स, ठीक है। वोकेशनल स्किल लैब बनाया जा रहा है नवोदय विद्यालय में और ईएमआरएस में, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के अंदर। तो 1200 वोकेशनल स्किल लैब बनाया जाएगा, जहां पर 1200 टीचर को भी ट्रेन किया जाएगा कि तुम लोग आगे में बच्चों को ट्रेन करो 12 हाई डिमांड सेक्टर के अंदर। तो 1200 वोकेशनल स्किल लैब खोला जा रहा है, 400 नवोदय स्कूल में और 200 ईएमआरएस के अंदर, ताकि स्टूडेंट्स को इक्विप किया जा सके विथ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इन 12 हाई डिमांड सेक्टर, आईटी, ऑटोमोटिव, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक एंड टूरिज्म, ताकि स्टेट जाकर के वो काम कर पाए, एम्प्लॉयबल बन पाए, ठीक। इसके बाद 1 अक्टूबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, ये याद रखिएगा, बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इस दिन मिनिस्ट्री ने टेलीकॉम कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू भी साइन किया ताकि एल्डर लाइन को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। एल्डर लाइन एक हेल्पलाइन नंबर है
जिसमें एल्डर लोग को सपोर्ट मिलता है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने एक और एमओयू साइन किया बिरला ओपन माइंड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ताकि पेरेंट टीचर मीटिंग में हम लोग बच्चों को सिखा सकें कि किस तरह से आपको सिंपैथी दिखाना है बड़े लोगों को, बुजुर्गों को। साथ में सीनियर सिटीजन होम भी इनॉग्रेट हुआ है बहुत सारा, और नैतिक पटम ये गेम है जिसको डेवलप किया गया है ताकि मॉरल वैल्यू सिखाया जा सके बच्चों को, फैमिली बॉन्डिंग सिखाया जा सके बच्चों को। इसके बाद ट्रेड वॉच क्वार्टरली नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया है फॉर Q4 ऑफ FY25। तो FY25 के लिए नीति आयोग ने रिलीज किया है ट्रेड डेटा, ठीक है। इसमें 3 डेटा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि ट्रेड हुआ कितना है, Q4 ऑफ FY25 में टोटल ट्रेड कितना हुआ है, $441 बिलियन हुआ है ट्रेड, ईयर ऑन ईयर 2.2% का ग्रोथ है। कहां पर सेक्टर में ग्रोथ हुआ है, किस किस सेक्टर में ग्रोथ हुआ है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, फार्मा और सीरियल्स। टॉप एक्सपोर्ट मार्केट कौन है, नॉर्थ अमेरिका। हम लोगों ने जितना भी एक्सपोर्ट किया है उसको 25% एक्सपोर्ट नॉर्थ अमेरिका में किया है, ठीक है। इसके बाद है परंपरागत कृषि विकास योजना। इस योजना को हम लोग लॉन्च किए हैं 2015 में, ठीक है। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था ताकि ऑर्गेनिक केमिकल फ्री फार्मिंग को प्रमोट किया जा सके, यानी बैक टू परंपरा में हम लोग चले गए। पहले जब बिना कोई केमिकल का ऑर्गेनिकली फार्मिंग किया जाता था, हम लोग वही चीज प्रमोट कर रहे हैं वापस से, तो हम लोग बैक टू परंपरा हो गए। इसीलिए ये परंपरागत कृषि विकास योजना है, ठीक है। इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है ऐसे फार्मर्स को असिस्टेंस मिलता है। कितना मिलता है, 31,500 रुपया फॉर 3 ईयर। इसमें से 15,000 मिलता है फॉर ऑर्गेनिक इनपुट, 45 रुपये मिलता है फॉर मार्केटिंग, पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग, 3,000 रुपये मिलता है फॉर सर्टिफिकेशन एंड रेसिड्यू एनालिसिस, और 9,000 रुपये मिलता है फॉर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। अब ये जो पैसा हम लोग दे रहे हैं कैसे देंगे, कैसे मालूम चलेगा कि वो जो फार्मर है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सर्टिफिकेशन करते हैं इसके लिए। 2 तरीके का सर्टिफिकेशन होता है, एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, एक होता है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के अंदर थर्ड पार्टी आता है और सर्टिफाई करता है। ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल कंप्लायंस में मदद करता है और एक्सपोर्ट में हेल्प करता है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने आकर के सर्टिफाई कर दिया आपको। तो ये हो गया थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन। दूसरा होता है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। इसमें क्या होता है, बाकी जो फार्मर्स हैं कम्युनिटी के, वही लोग एक दूसरे को सर्टिफाई करते हैं। तो इसमें लो कॉस्ट होता है ये और ट्रस्ट बेस्ड होता है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा किया जाता है। साथ में एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस भी बनाया गया है जहां पर जो भी ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं वो अपना प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। नाम रखा गया है जैविक खेती पोर्टल, ठीक है। इसके बाद वाइल्ड लाइफ वीक बनाया गया है 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक। ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका थीम रखा गया है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद पीपल्स प्लान कैंपेन। हम लोग ग्राम सभा में या फिर ग्राम पंचायत में, ब्लॉक पंचायत में, डिस्ट्रिक्ट पंचायत में एक डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं। वो डेवलपमेंट प्लान मेनली ऑफिसर से बनाता है, लेकिन हम लोग अब ऐसा कैंपेन चला रहे हैं जिसमें हम लोग ये चीज प्रमोट कर रहे हैं कि बाकी जो इंसान है ग्राम पंचायत के अंदर, ब्लॉक पंचायत के अंदर, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के अंदर, वो भी प्लान बनाते समय पार्टिसिपेट करें। तो ये जो कैंपेन है इसीलिए इसको कहा जा रहा है पीपल्स प्लान कैंपेन। यानी जो भी हम लोग प्लान बना रहे हैं ग्राम पंचायत के लेवल पे, ठीक है, ब्लॉक पंचायत के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट पंचायत लेवल पे, तो उस पर हम लोग लोगों का भी मत देखना चाहते हैं, लोगों का भी पार्टिसिपेशन देखना चाहते हैं, ठीक है। तो इट वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज टू इंश्योर प्लानिंग पावर इज विद पीपल। थीम क्या रखा गया है, सबकी योजना सबका विकास, फॉर पीपल्स प्लान कैंपेन 2025-26, ठीक है। साथ में हम लोग अचीव करना चाहते हैं लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजी बाय इंटीग्रेटिंग 9 थीमेटिक अप्रोचेस ऑफ लोकल एसडीजीज इनटू पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने समराइज कर दिया है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना दोस्त, क्योंकि मेहनत लगता है। अभी मेरा तबियत थोड़ा सा खराब है, फिर भी मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है और आपका पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट जरूर करना। आपका एक कमेंट जो मैं दिन रात देखते रहता हूँ और अच्छा लगता है मुझे, तो कमेंट जरूर करना, शेयर भी करना, ठीक है, शेयर भी कर देना। चलो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।